गुड इवनिंग। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं हम यूनिट 5 का यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आज हमको थोड़ा बोलने में तकलीफ होगा क्योंकि जीभ में छाला हो गया, काफ़ी बहुत दिन से ही वैसे है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझने कीजिएगा। हो सकता है मेरा कुछ वर्ड का जो उच्चारण हो अच्छा से ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कौन सा इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। तो इसका आंसर गया ध्वनि तरंग। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है, बोल रहा है गामा किरणों की तरह होती है, गामा किरणों की तरह। तो आपको पता होना चाहिए गामा किरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, एक्स किरणें। तो याद रखिए गामा किरणों की तरह क्या होता है, एक्स किरणें, क्योंकि ये सब जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी ये गामा किरणों की तरह नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, याद करो हम पढ़ाए होंगे, तरंग आपका दो प्रकृतियों का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ प्रकृति, एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ किसको बोले थे कि इमेजिन करो तरंग जिधर चले उसके लंबवत दिशा में अगर कणों का कंपन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। और आपको पढ़ाए थे कि इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जिधर तरंग गमन करता है उसके लंबवत कंपन करता है, इसका मतलब ये अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही विक्षेपित नहीं होता है। तो बोल रहा है कौन विक्षेपित होता है। देखो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये तीनों आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ये तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कैथोड किरणें, जो कि एक तरह से बीटा कण है। तो याद रखिएगा यही आपका विक्षेपित होगा। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित हुआ है। याद रखिएगा, वैसे तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 13.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका होता है, एक्स किरण का होता है। किसका, एक्स किरण का ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है विस्थापन धारा का मात्रक है, बाबू ये भी करंट है और इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। याद रखिएगा विस्थापन धारा का मात्रक क्या, एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है। तो याद रखिएगा अभी हम तुरंत बताए विद्युत चुंबकीय तरंगें ना ही विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से। तो विद्युत क्षेत्र सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से ही विक्षेपित नहीं होगा। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2 का मान होता है। समझिए ध्यान से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर अगर -1/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। क्लियर है। और ये आपको पता होगा ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल बताता है, यानी प्रकाश का चाल जो सी, और सी का वैल्यू कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ऑप्शन। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा एप्सिलॉन नॉट d∅dt बराबर I परिभाषित होती है, तो इसे कहा जाता है। याद रखिएगा समय के साथ अगर बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होता है वो होता है विस्थापन धारा। कौन धारा, विस्थापन धारा। तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, विस्थापन धारा। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। याद कीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा हमेशा पढ़ाएं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। क्लियर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते ही रहता है। वैसे हम जितना भी पढ़ा रहे हैं मात्र 25 पढ़ाने वाले हैं इसमें, और याद रखिएगा सारा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, यानी जितना भी है सबसे तरंगदैर्ध्य कम किसका होता है। तो अगर आपको याद होगा, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम सबसे पहला था रेडियो वेव्स, दूसरा था माइक्रोवेव्स, फिर था इंफ्रारेड रेज, फिर था विजिबल लाइट,
ठीक है, फिर था यूवी रे, फिर था एक्स रे, फिर था गामा रे। ये पढ़ाया हमने। हिंदी में नाम जान ही रहे होंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। ठीक है, तो बोल रहा है किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। याद कीजिए हम आपको बताए थे, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य तो घटेगा, ठीक है, या बोले तो आवृत्ति बढ़ेगा। याद रखिएगा, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तरंग दैर्ध्य घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा। तो बोल रहा है तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती, न्यूनतम यानी सबसे कम, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है गामा का। देखिए है ऑप्शन गामा, तो इसका आंसर चला गया सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का इतिहास जितना भी रहा है, जो खोज करने वाले, उसमें किनका नाम नहीं है। तो इसमें सिंपल सा चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका कोई योगदान नहीं था। जगदीश चंद्र बोस, हर्ट्ज, मार्कोनी, ठीक है, मैक्सवेल, ये सब का नाम है। क्लियर है, इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। समझिए, कीटाणु यानी बैक्टीरिया को मारना है, और बैक्टीरिया को मारने में सबसे बढ़िया कौन है, परावैंगनिक किरण, तो इसका आंसर जाएगा परावैंगनिक किरण। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए यानी सिंपल सा हम लोग जो फोन पे वगैरह बात करते हैं, मोबाइल सिग्नल वगैरह, तो उसमें कौन सा है। तो देखिए उसमें आपका दो ऑप्शन जा सकता है, एक रेडियो तरंगे, एक माइक्रो तरंगे। ठीक है, तो रेडियो तरंगे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जाएगा कौन, माइक्रो तरंगे। नेक्स्ट बोल रहा है माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति, तो याद रखिएगा, अभी तुरंत हम बताए, अभी जो लिस्ट अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, तो ऊपर से नीचे जैसे जाइएगा तो आपका आवृत्ति बढ़ेगा। तो बोल रहा है माइक्रो तरंग का आवृत्ति होता है, तो याद रखिएगा माइक्रो तरंग का जो आवृत्ति होगा वो रेडियो तरंग की आवृत्ति से तो अधिक होगा, तो वही बोल रहा है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसको देखें, बोल रहा है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य लगभग होती है। ठीक है, एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य जनरली एंगस्ट्रॉम में होता है, जनरली 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, यानी 10⁻⁻10 मीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति होता है वो गामा किरणों का। ठीक है, कैसे, हम आपको पढ़ा चुके हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो पढ़ाए तो उसमें भी ये लिस्ट में था। नेक्स्ट बोल रहा अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह है, तो इसका आंसर है रॉक सॉल्ट। सिंधा नमक सुने होंगे आप लोग नाम, ठीक है, सिंधा नमक जनरली उसी को कहा जाता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो उससे अगर हम प्रिज्म बना देंगे तो उसका यूज हम कर सकते हैं किसका, अवरक्त किरणों का अध्ययन करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयोग करेंगे, तो आंसर जाएगा क्वार्ट्ज। याद रखिए क्वार्ट्ज एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम परावैंगनिक किरणों को फोकस कर पाएंगे। क्लियर है, ध्यान से देखते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। याद रखिएगा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंग का, है ऑप्शन में नहीं, उसके बाद होता है माइक्रो तरंग का, तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी कौन था जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग सच में होता है इसके बारे में बताया था। तो इनका क्या नाम था, हर्ट्ज। याद रखिए हर्ट्ज ने ही सबसे पहले साबित किया था कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग अस्तित्व में होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त तरंग होता है, तो इसका आंसर जाएगा अवरक्त। याद रखिएगा अवरक्त किरणों का उपयोग हम लोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए करते हैं। ठीक है, इमेजिन करो ठंडा के दिन है, बहुत ज़्यादा कोहरा है और तो भी फोटो आप चाहते हैं अच्छा है, तो वो उसके लिए क्या यूज होता है, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक होता है। ध्यान से समझिएगा, B यानी चुंबकीय क्षेत्र, E मतलब विद्युत क्षेत्र, इस दोनों का अनुपात का मात्रक पूछ रहा है। मात्रक अगर समझे, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, याद करो kg/s² पर एम्पियर। याद होगा kg/s² पर एम्पियर। और अगर विद्युत क्षेत्र का मात्रक का बात करें तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg/s²।
और कूलम को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, लेकिन पर कूलम है तो पर एम्पियर पर सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कीजिए केजी मीटर एस पर पावर -2 -1 -3 और ए पर पावर -1, ये होगा। बोलो केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। क्लियर है? अब देखिए केजी से केजी कट गया, एम्पियर से ये कट गया और इससे काटेंगे तो -1 होगा। तो अगर ऊपर ले जाएं तो मीटर पर पावर -1 हो जाएगा और सेकेंड पर पावर प्लस हो जाएगा, -1 जगह प्लस। यानी हम सेकेंड प्रति मीटर सजा कैसे लिख सकते हैं? तो सेकेंड प्रति मीटर, इसका आंसर चला गया बी। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणें। याद रखिएगा यूवी लाइट के हेल्प से हम लोग कोई भी जैसे जाओगे, इमेजिन करो जैसे सोनार वोनार के पास जाओगे तो आपको जो कीमती सब रत्न नहीं, मूंगा सुने होंगे, रूबी सुने होंगे, है ना, नीलम, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारा रत्न होता है। उसका पहचान ये अच्छा है कि नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, उसको पहचानने के लिए हम लोग पराबैंगनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है? सिंपल से यार, विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल होता है 1/√μ0 ε0। तो इसका आंसर गया बी। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग का यूनिट 5 यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो भी ऑब्जेक्टिव था आपका इम्पोर्टेंट सब, वो करा दिए। अब अगला क्लास हम लेकर के आएंगे आपका यूनिट 6 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा डेली 8 बजे रात में मिल जाएगा सारा वीडियो। क्लियर है? थैंक यू।